तो एक नया टॉपिक है, देखिए निपात किसे कहते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखो, वाक्य में जिन अवयवों द्वारा किसी बात या शब्द पर जोर दिया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, यानी कि वाक्य में जिन अवयवों के द्वारा किसी बात या शब्द पर जोर दिया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। उदाहरण देखिए निपात के, ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, ये आपके निपात के उदाहरण हैं। ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल। उदाहरण वाक्य में प्रयोग देखिए, प्रश्न कैसे आएगा। वाक्य में प्रयोग देखिए, मैं आज ही आया हूं। मैं आज ही आया हूं। अब देखिए इसमें कौन सा शब्द निपात का कार्य कर रहा है, ही। अब एग्जामिनर आपसे प्रश्न ये पूछेगा, वो अंडरलाइन करके फिर टुकड़े कर देगा इसका। ये पूछेगा इस वाक्य में किस विकल्प में निपात प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे मान लो उसने 4 टुकड़े कर दिए, इसको यूं बना दिया, एक ए ऑप्शन दे दिया, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी और इसको दे दिया डी, और आपसे पूछ लेगा ए बी सी बताओ इसमें क्या राइट है। क्या बताओगे? सी राइट। बस इतनी सी प्रक्रिया है, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखो, आप भी जानते हो क्या, आप भी लेते हैं क्या, आप भी लेते हैं क्या। तो कौन सा शब्द निपात होगा? भी। ये निपात हो, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, मैं केवल चाय पीता हूं। कौन सा निपात हो जाएगा? केवल। कोई दिक्कत है? ये आपका टॉपिक खत्म, ठीक है ना। लिखो परिभाषा, निपात की परिभाषा लिखो। वाक्य में कंप्लीट है।
चलो लिखो परिभाषा। हाँ तो लिखो, फटाफट लिखो। वाक्य में जिन अवयवों द्वारा किसी बात या शब्द पर जोर दिया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। उन्हें निपात कहते हैं। उदाहरण है ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल। मेरी जेब में मात्र 500 रुपए है। तो मात्र, ठीक है, किस पे जोर दे रहा है? 500 रुपए पर। कितने रुपए? केवल 500 रुपए। तक का उदाहरण देखो, मैं जयपुर तक जाऊंगा। कहां तक जाऊंगा? जयपुर तक। तो किस पर जोर दिया जा रहा है? जयपुर के ऊपर। आगे जाऊं या न जाऊं मगर जयपुर तक तो कन्फर्म है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 2-5 शब्द है जो कि निपात के अंदर आते हैं, इनको निपात के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, जिसने उतारा बाद में उतार लेना। अगला हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, वाक्य विचार। वाक्य विचार, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। देखो साथ के साथ परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखो, जैसे हरि विद्यालय गया। हरि विद्यालय गया, तो यानी कि ये एक दो या दो से अधिक शब्दों का क्या है? सार्थक मेल है, और इसी से मिलकर क्या बना है? वाक्य बना। ये बात समझ में, परिभाषा हमारी क्लियर है। ये कैसे बना? अब अगला राउंड देखो, यानी कि वाक्य रचना सूत्र जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। अगला देखिए, हिंदी वाक्य रचना सूत्र। क्योंकि देखिए प्रत्येक भाषा में भाषा जो लिखने का क्रम होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो हिंदी में वाक्य की रचना कैसे की जाती है? सबसे पहले क्या आता है? आपका आएगा सबसे पहले कर्ता। कर्ता के बाद क्या आएगा? कर्म, और कर्म के बाद क्या आएगी? आपकी क्रिया। तो इस प्रकार हिंदी में वाक्यों की रचना की जाती है। कर्ता आपका हरि हो गया, कर्म आपका विद्यालय हो गया, और क्रिया आपकी गया हो गया, ठीक है। जबकि अंग्रेजी में वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अंग्रेजी में क्रिया कहाँ आती है? बीच में आती है, मिड में आती है, कर्ता के जस्ट बाद आती है। जबकि हिंदी में क्रिया कहाँ आती है? यानी कि कर्ता के इसके कर्म के बाद आती है। ये बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, अब देखिए, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 दो,
तीन। अबे अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ऐसे जवाब मत दो, सीधे सीधे प्रश्न होगा। ठीक है, देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? और रचना के आधार पर देखो, रचना या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है व्युत्पत्ति या बनावट। बनावट के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो फिर वाक्य आप कितने प्रकार के बताओगे? 3 प्रकार के बताओगे। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना? अर्थ के आधार पर कई बार ऊपर से प्रश्न आ जाता है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है ना? देखो एक एक ही बता देता हूं मैं, टेबल से नहीं बताऊं, पहले बता। पहला देखो, यानी कि सकारात्मक या विधि वाचक या विधानार्थक वाक्य। तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चाहे सकारात्मक कहो, चाहे विधिवाचक कहो, चाहे विधानार्थक कहो। अब साथ के साथ एक एक इनके उदाहरण भी हम देखते चलेंगे। ठीक है ना? अब देखिए, सकारात्मक या विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि जिस वाक्य में किसी बात का या किसी कार्य का सामान्य रूप से होना पाया जाता है, उसे विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, उदाहरण देखिए इसका। रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सीधा साधा वाक्य। आगे बात समझ में, जिसके अर्थ को ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है? सकारात्मक। अब अगला दूसरा कौन सा आता है आपका? दूसरा नकारात्मक या निषेधात्मक। नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। अब नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि जिस वाक्य से नहीं या मना करने का बोध होता है, यानी कि मना करने, इनकार करने या नहीं का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देखिए, इसी को मैं चेंज कर देता हूं, नकारात्मक में रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। रमेश
वाक्य हो गया, ठीक है ना। अंदर आना मना है, किस प्रकार का वाक्य हो गया, नकारात्मक, ठीक है ना। फल तोड़ना निषेध है, नकारात्मक, जिससे भी मना किया जाए, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखो, अगला वाक्य देखिए, प्रश्न वाचक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कक्षा 12 में पढ़ा होगा आपने छग का, पढ़ा ना, कौन, कब, कहां, कैसे, किसने, किसको, क्यों, हाँ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, यानी कि जिनसे भी प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए इसी को मैं प्रश्नवाचक में चेंज कर देता हूं, क्या रमेश, क्या रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या रमेश पुस्तक पढ़ता है। जवाब देना पड़ेगा आपको, पढ़ता है तो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ता है, ठीक है। आप कहाँ रहते हो, जवाब देना पड़ेगा। आप क्या पढ़ रहे हो, हाँ, वह कौन आ रहा है, तो बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जिनसे भी प्रश्न पूछने का बोध होता है। नेक्स्ट चौथे नंबर का देखिए, आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य, आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुमति, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुमति देने का बोध होता है उसे आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। क्या देने का बोध होता है, आज्ञा, आदेश, अनुमति प्रदान करने का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आप सभी कक्षा में बैठकर पढ़िए, मैं क्या दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। अब आप सभी घर चले जाइए, अनुमति, ठीक है ना, अब आप सभी घर चले जाइए। तो इस प्रकार से जहां पर भी आज्ञा, आदेश, अनुमति देने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। इसको चेंज कर दो, रमेश, रमेश अब आप यहां बैठो। क्या दे रहा हूं मैं, आदेश दे रहा हूं, रमेश अब आप यहां बैठो, ठीक है ना। अगला देखिए, 5वां नंबर का हो जाएगा आपका संदेह बोधक वाक्य, संदेह बोधक वाक्य, यानी कि सीधी सी बात है, संदेह बोधक वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि जिस वाक्य से संदेह या शंका का बोध होता है। किसका बोध होता है, संदेह या शंका का बोध होता है, उसे संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, शायद इस बार आपको सफलता मिल जाएगी। कन्फर्म है क्या, क्या लगा दिया, शायद लगा दिया, यानी कि डाउट, ठीक है ना। शायद आपको इस बार सफलता मिल जाएगी। हो सकता है शाम को तूफान आ जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है शाम को तूफान
आ जाए। तो यानी कि जिस वाक्य से संदेह प्रकट किया जाए, शंका का बोध कराया जाए, उसे ही संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, रमेश को चेंज कर दो संदेह बोधक। शायद रमेश सफल हो जाएगा। शायद रमेश सफल हो जाएगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। शायद रमेश सफल हो जाएगा। अगला देखो छठे नंबर का। छठे नंबर का आपका हो जाएगा इच्छा बोधक। इच्छा बोधक वाक्य। अब देखिए, इच्छा बोधक वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि जिस वाक्य से इच्छा या मनः कामना व्यक्त करने का बोध होता है, उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। आगे बात समझ में। जैसे मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, फेवरेट उदाहरण है एग्जामिनर का भी, अध्यापकों का भी, ठीक है ना। क्योंकि आप जब भी अपनी टीसी लेने जाते हो तो उस पर नीचे क्या चरित्र प्रमाण पत्र में क्या देते हैं आपको लिखा, चाहे करे या नहीं करे, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे बात समझ में। अब उज्जवल भविष्य तो बनाना आपका दायित्व है, हम तो केवल कामना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जहां पर यानी कि मनः कामना व्यक्त की जाए जिस वाक्य से, तो उसे क्या कहते हैं? इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मेरा अच्छा भोजन करने का मन है या इच्छा है, तो जहां पर भी आप आपकी मनोकामना या अपनी इच्छा व्यक्त करते हो, तो इस प्रकार के वाक्य को क्या कहा जाता है? इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देखिए, मैं रमेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं रमेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगला देखिए, 7वें नंबर का हमारा वाक्य। 7वें नंबर का देखिए, इसको कहा जाता है संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य। संकेत वाचक, या इसका दूसरा नाम क्या है? शर्त बोधक वाक्य। शर्त बोधक वाक्य। अब संकेत बोधक या शर्त बोधक वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि जिस वाक्य में कारण के योग में क्रिया का होना पाया जाता है, जिस वाक्य में कारण के योग में क्रिया का होना पाया जाता है, उसे संकेत बोधक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। अब कारण क्या होगा? इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा दो वाक्य पाए जाते हैं और साथ में एक शर्त दी होती है क्रिया होने के लिए। क्रिया होने के लिए क्या दी होती है? साथ में शर्त दी होती है। और सामान्यतः इस प्रकार के वाक्य तो से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? दोनों वाक्य तो से जुड़े होते हैं। जैसे मैं उदाहरण बोल रहा हूं, युद्ध होता तो विनाश होता, युद्ध होता तो विनाश होता,
शर्त क्या है? अरे विनाश कब होता? युद्ध होता। तो शर्त रख दी ना, युद्ध होता तो विनाश होता। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। शर्त क्या है? वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। शर्त क्या है? मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। तो से जुड़े हुए हैं। कारण के योग में क्या पाई जाती है? क्रिया का होना पाया जाता है। ये बात समझ में क्लियर है? चलो रमेश को बढ़ाओ इसमें। लिखो, उदाहरण ये लिख देता हूं मैं इसके नीचे, या ऊपर लिख देता हूं। रमेश मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। रमेश मेहनत करेगा तो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। ये बात समझ में। और नेक्स्ट एंड 8वें प्रकार का वाक्य देखो। इसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब कल ही मैंने आपको पढ़ाया था विस्मयादि बोधक वाक्य, पढ़ाए थे ना? अरे वहा, थू थू, छी छी, इस प्रकार के तथास्तु, जीते हो, ये। अब आज उसी को वाक्य में प्रयोग कर लिया उसका हमने। तो देखो उदाहरण देखिए। अरे रमेश उत्तीर्ण हो गया। काय का बोध हो रहा है? अरे रमेश उत्तीर्ण हो गया तो आश्चर्य हो रहा है। बात समझ में? अरे रमेश उत्तीर्ण हो गया। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हमारे ये जो वाक्य है ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है। आप लोग